जीनोम प्रोजेक्ट पे। तो होप बेटा आपको कल का जो लेक्चर दिया गया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, वो आपको कल बेटा अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। और एक और चीज बेटा आपको यहाँ याद रखनी है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपके स्टैंडर्ड्स के लिए, आपकी लेवल के लिए जो आपने कल पढ़ा वो नीट तक भी बहुत ज्यादा काफी है। तो इसीलिए बेटा अगर हम इसको असली तरीके में पढ़ाने बैठेंगे ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कम से कम बेटा 8 लेक्चर्स देने पड़ेंगे। मगर फायदा क्या है बेटा? तो इसलिए हम इस टाइम उतना ही स्टडी करेंगे जितना नीट और हमारे बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेटा आपको आ सकता है क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है या 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जहां पर मैं बोलूंगा क्या क्या पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, जब अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन, तो ये तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा। और सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये सबको लिखना पड़ेगा, चाहे ये 3 मार्क्स का हो, चाहे ये बेटा आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो। अब देखना यह है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। देखिए बेटा, एक बहुत ही, मैं इसको कह सकता हूं बेटा, ये एक मिस एडवेंचरस या एडवेंचरस भी कह सकते हैं, मिस एडवेंचर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें एक सक्सेस भी मिली बेटा हमें। ये एक एडवेंचरस प्रोजेक्ट था जो बेटा साइंटिस्टों ने 1990 में स्टार्ट किया। और इस प्रोजेक्ट का मेन काम ये था, प्रोजेक्ट क्यों? क्योंकि एक मेगा प्रोजेक्ट था। इस पे बेटा अरबों रुपया खर्च हो गया इस प्रोजेक्ट पे। और प्रोजेक्ट ये था कि जो ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम्स है, क्योंकि आपको पता है बेटा हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, और इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम हैप्लॉइड स्टेट में लेंगे तो दैट मींस कि 23 क्रोमोसोम्स हमारे पास है। और इन 23 क्रोमोसोम्स में बेटा हमारे पास डीएनए है। और बेटा इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद और मुद्दा यही था कि जो ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो हमारा जीनोम है, उसमें जो डीएनए है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है वो कैसी है। सो बेटा एक मेगा प्रोजेक्ट था, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि जब हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं, 23 क्रोमोसोम्स हमारे पास हैप्लॉइड स्टेट में होते हैं। और इस जीनोम में कुल मिला के हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स, 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स है। और कुल मिला के इसमें बेटा 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स है। और साइंटिस्ट यही देखना चाहते थे कि बेसिस की सीक्वेंस क्या है। और ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जो इंसान के जहन गुमान में भी नहीं आ सकता था। मगर इस प्रोजेक्ट को बेटा साइंटिस्टों ने कंप्लीट किया और बताया कि कैसे बेटा इस डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। और इसी प्रोजेक्ट को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर इससे क्या फायदा मिलेगा अगर हम डीएनए की सीक्वेंसेस करते हैं? इसकी बेसिस कैसी है, कौन कौन सी बेस कहां पर है? जो 3 × 10⁹ बेस पेयर्स है, जो हमारे तमाम 23 क्रोमोसोम्स में डीएनए में होती है, सर इससे क्या फायदा मिलेगा अगर हम सीक्वेंसेस का पता चलाएंगे? इससे क्या फायदा है बेटा? इससे फायदे ही फायदे हैं। इससे हमें सबसे पहला जो बड़ा फायदा यह है कि हम बेटा बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बेटा इस बेस पे स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है सिकल सेल एनीमिया, मैंने आपको पढ़ाया था, वो एक पॉइंट म्यूटेशन है जहां पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय एक अमीनो एसिड आता है, दैट्स कॉल्ड एज वैलिन, याद करो। सो हमें कैसे पता चला कि जो आपका शाबाश सिकल सेल एनीमिया है वहां पर वैलिन के बजाय, या सॉरी ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन आता है? वहां पे एक बेस सीक्वेंस या एक बेस में चेंज आती है, बोला था मैंने। जब तक हमें नॉर्मल डीएनए की सीक्वेंस पता नहीं होगी, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इस जीन में म्यूटेशन हुई है, चाहे वो पॉइंट म्यूटेशन हो या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो। बेटा इससे हमने बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का वजह पता चलाया कि किस म्यूटेशन की वजह से या म्यूटेशन कैसे हो गई है जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर वजूद में आया। तो फ्यूचर में बेटा ये भी चांसेस है कि हम सिंथेटिक जीन्स बना सकते हैं, जो मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में बोला था। और उसके बाद जीन थेरेपी के जरिए हम इस जेनेटिक डिसऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो दैट मींस कि बेटा इसका बड़ा मकसद यही था, बड़ा मुद्दा यही था कि एक बहुत बड़ी अनदेखी चीज को सुलझाया गया, जिसकी वजह से बेटा हमने ह्यूमन बीइंग्स के एवोल्यूशन के बारे में समझा, हमने ह्यूमन बीइंग्स के वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बेटा समझा,
हम इवन बेटा ट्रीटमेंट के बारे में, इसके मतलब बेटा अगर ट्रीटमेंट का हम लेंगे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है नॉर्मली वो तो ट्रीट नहीं हो सकते हैं, मगर अगर बेटा हम जीन्स को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे तब करेंगे ना, जब हमें जीन सीक्वेंस पता होगी। तो उसके बाद जीन थेरेपी के जरिए हम इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी बेटा ठीक कर सकते हैं। सो मेरा मानना है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने बेटा आगे जाके जेनेटिक्स में रेवोल्यूशन लाई, स्पेशली ह्यूमन जेनेटिक्स में रेवोल्यूशन लाई। तो आप देखेंगे बेटा प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, और इसमें मेन जो चीजें थी, क्रक्स जो थी इस प्रोजेक्ट की, वो क्या थी। इट वाज अ साइंटिफिक प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एंड फाइंड आउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, and it was launched in the year 1990. So 1990 में बेटा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ क्रिक। क्रिक का नाम सुना होगा, जिसने बेटा डीएनए का मॉडल डिस्कवर किया। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year मेगा प्रोजेक्ट। सो इसकी जो डेडलाइन थी वो बेटा 13 साल दी गई थी। सो दैट मींस कि अगर ये प्रोजेक्ट 1990 में बेटा स्टार्ट किया गया तो इसका डेट ऑफ कंप्लीशन, जो प्रोजेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन था, वो 2003 था। क्या फिर ये 2003 पे पूरा हुआ, वो हम आगे देखेंगे। The Human Genome Project was a 13-year mega project coordinated by National Institute of Health, NIH, and the US Department of Energy, and involved contribution from Japan, Germany, China, France, etc. तो मैंने अभी कहा बेटा ये करोड़ों रुपया, अरबों रुपयों का मसला था, तो इसमें बहुत सारे फाइनेंसर्स आ गए। तो मेन प्रोजेक्ट जो हैंडल कर रहा था वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हैंडल कर रहा था, और इसमें जो पैसा लगा, कंट्रीब्यूशन जो थी, वो जापान से भी आई, जर्मनी से भी आई, चाइना से भी आई, फ्रांस से भी आई, और बहुत सारे और मुल्कों से भी आई। The project was completed in 2003. So बराबर बेटा जो डेडलाइन थी, लगभग उसी डेडलाइन पे प्रोजेक्ट बेटा कंप्लीट हुआ। However, the sequence of chromosome number 1 was completed only in May 2006, the last chromosome to be sequenced. सो नो डाउट बेटा 2003 में ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया, पर जो क्रोमोसोम नंबर 1 था उसकी जो सीक्वेंस थी, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 इंसानों में सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, इसको बेटा कंप्लीट करने के लिए फिर फर्दर 3 और साल लगे। तो ओवरऑल बेटा मई 2006 में ये प्रोजेक्ट बेटा कंप्लीट हुआ। तो इसका 3 साल का एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 को स्टडी करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा, क्योंकि इंसान में सबसे बड़ा क्रोमोसोम। Human Genome Project contains human genome contains approximately 3 into 10 raised power 9 base pairs, and the cost for sequencing per base pair was $3। सो अगर हम बेटा एक बेस को सीक्वेंस करते हैं, हमारे पास कितनी सीक्वेंसेस है, कितनी बेस पेयर्स है, 3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो एक बेस पेयर्स की सीक्वेंस को जानने के लिए कितना पैसा लगता था इस प्रोजेक्ट में, $3। और ओवरऑल बेटा एस्टिमेट करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा, अप्रोक्सीमेटली बेटा इसमें $9 बिलियन लगे। सो अरबों खरबों रुपया इसमें लगा। Human Genome Project was closely associated with the rapid development of a new era in biology called as bioinformatics. Textbook पे चल रहा हूं बेटा। An enormous amount of data expected to be generated necessitated the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. इस पॉइंट को सीख लो बेटा। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेटा आगे ये साइंटिस्ट बढ़े तो डाटा तो आना था, ढेर सारा डाटा। कितनी बेस पेयर्स की सीक्वेंस हमें निकालनी थी, 3 into 10⁻⁹। और आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है, जरा गौर से देखिएगा, अब इस डाटा को कलेक्ट करना था ना, इस डाटा को बेटा प्रिजर्व करना था ना। अब प्रिजर्व कैसे इसको किया जाता, अगर बेटा इसको लिखावट के तौर पे प्रिजर्व किया जाता, लिखावट के तौर पे, किताबों के तौर पे अगर इसको प्रिजर्व किया जाता, अगर मैं बेटा एक किताब लूंगा, एक किताब में शाबाश बेटा 1000 पेजेस है, और एक पेज पे 1000 बेटा शाबाश आपके 1000, अगर हम देखेंगे 1000 वहां पे लेटर्स है, तो कुल मिला के बेटा फिर इसके लिए 3300 बुक्स लग रही थी। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, ओवरऑल आपको ये सारा डाटा जो जनरेट हो रहा था या जनरेट होने वाला था इन बेस सीक्वेंसेस से या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वो कितनी किताबों पे बेटा पूरी तरह से समेट के आता, 3300 किताबों पे। और बेटा एज सच ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम बेटा मसला था, बहुत ही मुसीबत वाला मसला था, 3300 किताबों पे, और हर किसी किताब में 1000 पेज, और हर किसी पेज में 1000 लेटर्स।
तो लॉजिकली बेटा डाटा एनॉर्मस था, डाटा अबंडेंट था, तो इसलिए बेटा मोस्ट ऑफ द डाटा, जो डाटा बेटा कलेक्ट किया जाता था या कलेक्ट किया जा रहा था, उसको बेटा कंप्यूटर में फीड करके, शाबाश बेटा, कंप्यूटर में फीड करके स्टोर रखा गया। और वक्त आने पे बेटा जब जरूरत थी उसको रिट्रीव भी किया और उसको एनालाइज भी किया। अगर किताबों पे हम इसको लाते बेटा, इस पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो हमें 3 × 10⁹ बेस पेयर्स की सीक्वेंस करनी थी, तो कुल मिला के कितनी किताबों पे बेटा शाबाश आ जाता? 3300 किताबों। और ये बहुत मुश्किल चीज थी, इससे बेटा यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन बेटा कलेक्ट हो जाए ड्यूरिंग द बेटा पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट, तो वो डायरेक्टली बेटा कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा था। उसके बाद बेटा इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, ये पांचों पॉइंट जो ये आपको लिखने पड़ेंगे, चाहे ये 5 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे ये 3 नंबर का क्वेश्चन आए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। उसके बाद गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब बेटा एक और क्वेश्चन आ सकता है, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? क्या गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? देखिए बेटा, पता था साइंटिस्टों को कि कुल मिला के इंसान में अप्रोक्सीमेटली जो उसका डीएनए है, उसमें 20,000 से 25,000 जीन्स है। तो पहला गोल यही तो था कि हम उन तमाम जीन्स को आइडेंटिफाई करें जो इंसान के क्रोमोसोम्स में होते हैं। अब यही तो गोल नहीं था। उसके बाद अगला गोल ये था कि जो 3 × 10⁹ बेस पेयर्स है, ये कैसी है, इनकी सीक्वेंस क्या है, ये दूसरा गोल था। तीसरा गोल ये था कि जो इंफॉर्मेशन अब हम यहां से कलेक्ट करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स क्या है, उसको स्टोर करना था। उसके बाद अगला गोल जो था, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। वंस बेटा आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद बेटा इसका आपको डाटा बनाना था, और बेटा वक्त आने पे अगर आपको डाटा को एनालाइज करना था, तो ये आपके पास फराहम होना चाहिए था। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। क्योंकि बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जब आपने बेटा ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंस निकाली, उसके बाद इसकी बहुत सारी यूजेज होने वाली थी। बेटा मेडिकल फील्ड में इसकी यूजेज होने वाली थी, फार्मास्यूटिकल्स में इसकी यूजेज होने वाली थी, या बाकी इंडस्ट्रीज में इसकी यूजेज आने वाली थी। तो ये भी तो एक गोल था, ताकि हम इसको डिफरेंट फील्ड्स में फिर इस्तेमाल करें। उसके बाद एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट। जरा बेटा गौर से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने बेटा इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे सवाल निशान उठाया। हर किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस्लामिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने भी, जो क्रिश्चियन है उनकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने भी, या ज्यूज ने भी बेटा इसके ऊपर सवाल निशान उठाए। क्यों? क्योंकि बेटा वो मानते थे कि यहां पर अगर हम इन सीक्वेंस करेंगे ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन जीनोम की, तो इसकी वजह से हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम मजहब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम एक चीज जो अल्लाह पाक ने अपने हाथों में रखी है, तो हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो इसमें बेटा ऐसे भी इश्यूज थे जो जनरेट होने वाले थे, और हुआ भी। बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस उठे जिन्होंने बेटा इस पे बहुत सारी हिंड्रेंसेस क्रिएट की, मगर बेटा फिर अल्टीमेटली उन हिंड्रेंसेस को ओवरकम किया गया। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यह भी गोल था कि अगर कोई एथिकल या कोई रिलीजियस या कोई लीगल इशू उठेगा रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, तो उस टाइम हम इसको कैसे टैकल करेंगे। सो ये बेटा आप 2 नंबर का क्वेश्चन लिखोगे, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मगर अगर आएगा डिस्क्राइब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उस टाइम बेटा आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये खाली अब तब लिखोगे जब आपके बेटा पेपर पे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो गोल था जीन्स देख लो, उसके बाद सीक्वेंस देख लो, उसके बाद इस डाटा को, जो इंफॉर्मेशन वहां से आई, उसको स्टोर करो, और फिर अगर इंप्रूव टूल्स करो ताकि हम इस डाटा को इजिली रिट्रीव करें जब हमें जरूरत पड़े। उसके बाद बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम कैसे बेटा इस टेक्नोलॉजी को डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट वाला गोल ये था कि अगर कोई प्रोजेक्ट के दरमियान ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कोई लीगल इशू उठेगा, एथिकल इशू उठेगा, रिलीजियस इशू उठेगा, तो उसको टैकल कैसे किया जाएगा। दीज आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आपको बेटा अगर डिस्क्राइब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उस टाइम ये नहीं लिखना, ये खाली आप तब लिखेंगे जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगला स्लाइड, इसका बेटा आप जल्दी लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चले बेटा, मेथडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब किस मेथड से बेटा, मेथड देखना है ना बेटा, ये एक अनदेखी चीज थी। कैसे बेटा साइंटिस्टों ने इस चीज को पूरा किया, टेक्निक क्या थी जिसकी वजह से बेटा हमने डीएनए की सीक्वेंस निकाली।
बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक थी, बहुत जबरदस्त टेक्निक थी जो सैंगर ने बेटा जनरेट की, फ्रेडरिक सैंगर जो नोबेल प्राइज विनर। और आमतौर बेटा हम इस मेथड को सैंगर्स मेथड कहते हैं। डेप्थ में नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि अगर डेप्थ में जाएंगे तो आपके बेटा होश उड़ जाएंगे, और मैं आपके होश उड़ाने वाला नहीं हूं। मैं आपको बेटा उसी स्टेटस पे रखूंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम पास करवाएगा और नीट एग्जाम को पास करवाएगा। तो चले बेटा, अब जो मेथोडोलॉजीज थी, इसमें किस मेथड से हमने बेटा इस डीएनए की सीक्वेंस की, तो दो अप्रोचेस किए गए। द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। कितने अप्रोचेस का इस्तेमाल किया गया बेटा? दो। One approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNA, referred as express sequence tag। ये बेटा नीट में क्वेश्चन आया था पिछले साल। अब बेटा दो मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ताकि हम बेटा सीक्वेंस निकाले। किसकी बेटा? डीएनए की। हमारी बेस सीक्वेंसेस क्या है हमारे ओवरऑल डीएनए में, जो हमारे 23 क्रोमोसोम्स में है, हैप्लॉइड कंडीशन, क्योंकि हमें हैप्लॉइड कंडीशन में ही देखना है। अब बेटा पहली टेक्निक जो थी, पहला मेथड जो था, पहला मेथोडोलॉजी जो था, वो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग था। अब देखना यह है कि सारे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या था। जरा बेटा गौर से देखिएगा। यहां पे इन्होंने उन जीन्स को लिया जो जीन्स एमआरएनए बनाते, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था बेटा, अगर आपको याद होगा, कि हमारा जो डीएनए है उसमें कोडिंग एरियाज होते हैं और नॉन कोडिंग एरियाज होते हैं। अगर आपको याद होगा कल का लेक्चर, कोडिंग एरिया वो एरिया होता है जिसमें सलाहियत होती है एमआरएनए बनाने की, और ये एमआरएनए आगे जाके बेटा प्रोटीन बनाता है। और दैट क्लियर इंडिकेट्स की पहली मेथोडोलॉजी जो थी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यहां पर डीएनए में खाली उन रीजन्स पे बेटा शाबाश फोकस किया गया जो क्या बनाते हैं, जो आरएनए बनाते हैं। सो दैट मीन्स कि जो कोडिंग एरियाज थे जिनमें सलाहियत थी आरएनए बनाने की, प्रोटीन बनाने की, बस बेटा हमने यहां पर क्या किया, हमने बेटा इसका एमआरएनए लाया और फिर एमआरएनए को हमने स्टडी किया थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, जिसकी वजह से बेटा हमें जीन की सीक्वेंस के बारे में, जीन में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो बेटा नाइट्रोजन है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसको ढूंढ निकाला। पहली मेथोडोलॉजी में, पहले बेटा अप्रोच में हमने क्या किया, हमने खाली उन्हीं जीन्स पे फोकस किया जो क्या बनाते हैं, आरएनए। और इस टेक्निक को हमने क्या कहा बेटा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। दूसरे मेथड में हमने क्या किया, द अदर मेथड टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। दो बेटा मेथोडोलॉजीज यहां पे इस्तेमाल की गई। खुदा के लिए बेटा यहां नजर रखिएगा, सबसे पहला एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और दूसरा बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। अब बेटा अगर आपको कोई कहेगा कि जब भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शाबाश बेटा लाया गया, तो इसमें कितने मेथड्स का इस्तेमाल किया गया, कितनी मेथोडोलॉजीज इसमें इस्तेमाल की गई, कितने अप्रोचेस के जरिए बेटा हमने इंसान के डीएनए की जो बेस सीक्वेंस है वो ढूंढ निकाली। तो दो अप्रोचेस थे, वन इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड अनदर इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। अब अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, तो यहां पे आप बेटा कैटेगोरिकली बोलना कि सर यहां पे खाली डीएनए के उस पार्ट पे शाबाश फोकस किया गया जो क्या बनाता है, आरएनए, जो एमआरएनए बनाता है। खाली बेटा उन जीन्स पे काम किया गया जो एमआरएनए बनाते हैं और इसी से उनकी सीक्वेंस का पता चला, एंड दैट्स कॉल्ड एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और दूसरे अप्रोच में क्या किया गया, सीक्वेंस एनोटेशन के जरिए होल डीएनए को स्टडी किया गया, वेदर ये कोडिंग सीक्वेंस एरिया था या नॉन कोडिंग रीजन था, तो पूरा यहां पे डीएनए को शाबाश स्टडी किया गया। सर अगर हमें पूरा डीएनए स्टडी करना है, फिर हम खाली सीक्वेंस एनोटेशन के जरिए इसको स्टडी करेंगे, हमने क्यों फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स भी का अप्रोच इस्तेमाल किया। सीक्वेंस एक्सप्रेस टैग से हमें, या एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से हमें नंबर ऑफ जीन्स का पता चला जो एमआरएनए बनाने की सलाहियत रखते हैं। दो अप्रोचेस थे। पहला ये अप्रोच था कि डीएनए का कौन सा ऐसा हिस्सा है, कहां कहां पर ऐसा हिस्सा है जहां पर जीन्स एमआरएनए बनाएंगे, और दूसरा अप्रोच ये था कि टोटल जीन्स देखो, टोटल डीएनए की सीक्वेंस देखो, वेदर कोडिंग और नॉन कोडिंग। अब क्वेश्चन, सर कैसे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हमने डीएनए की सीक्वेंस देखी,
और कैसे सीक्वेंस एनोटेशन में हमने होल डीएनए की सीक्वेंस देखी। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हमने सीक्वेंस खाली किन की देखी, उन जीन्स की जो क्या बनाते हैं एमआरएनए। और बेटा सीक्वेंस एनोटेशन में हमने तमाम डीएनए की, चाहे ये कोडिंग रीजन का हो चाहे नॉन कोडिंग रीजन का हो, पूरे डीएनए की सीक्वेंसेस ढूंढ निकाली। अब कैसे बेटा, चाहे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग था चाहे सीक्वेंस एनोटेशन था, कैसे अब हमारा अप्रोच था। तो देखिए बेटा अप्रोच क्या था, प्लीज बेटा अब नजर रखिएगा। For sequencing total DNA from a cell involves the following steps. सबसे पहला स्टेप क्या था? The total DNA is isolated. पहले हमने बेटा एक सेल से टोटल डीएनए निकाला जिसकी सीक्वेंस हमें स्टडी करनी थी, and converted it into random small size fragments since it is difficult to sequence long pieces of DNA. तो हमने डीएनए लाया, उसके बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाले और उसके टुकड़े टुकड़े करे, और लगभग बेटा हमने इस पूरे इंसान के डीएनए के 15,000 टुकड़े किए। क्योंकि अब अगर हम एक ही डीएनए स्टडी करते, लॉन्ग डीएनए, एक क्रोमोसोम का एक डीएनए स्टडी करते, क्योंकि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो फिर हमें खाली 23 बेटा डीएनए मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं। मगर डीएनए लंबे जितना डीएनए होता है उतना उसकी सीक्वेंस एनोटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बेटा पहले हमने डीएनए को किस में कन्वर्ट किया, फ्रैगमेंट्स में, ताकि हम इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की सीक्वेंस ढूंढ निकाले, फिर बेटा इनको मिलाए और उसके बाद बेटा फिर एक कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंस को बेटा डिटरमाइन करे विद इन द क्रोमोसोम। The total DNA is isolated from the cell and converted into random small-sized fragments since it is difficult to sequence long pieces of DNA. उसके बाद क्या किया? The fragments are, नजर रखिएगा, are then cloned in a suitable host. अब बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, अब जब हमने इसके 15,000 सॉरी 1.5 लाख सॉरी 1.5 लाख टैग बेटा 1.5 लाख हिस्से हमने इसके किए, तो 1.5 लाख फ्रैगमेंट्स हमने ह्यूमन डीएनए के बनाए। उसके बाद बेटा अब हमने क्या किया, इन फ्रैगमेंट्स को हमने बेटा शाबाश क्लोन किया। क्लोन क्यों किया? ताकि बेटा हमें इन फ्रैगमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज बने, क्योंकि बेटा हो सकता था कि अगर हमने 1.5 लाख फ्रैगमेंट्स बनाए एक डीएनए, इंसान के डीएनए के, तो कोई फ्रैगमेंट लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए बेटा हमने इनको महफूज रखा, हमने इनको क्लोनिंग करवाई बाय यूजिंग 2 क्लोनिंग वेक्टर्स। बोला था बेटा जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था, YAC एंड BAC। व्हाट इज बेटा BAC? BAC मींस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड व्हाट इज YAC? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और बेटा हमने इन्हीं क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ इन फ्रैगमेंट्स ऑफ, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हमने बेटा इंसान के डीएनए से बनाए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें बेटा शब्दाश इंट्रोड्यूस करवाए, फिर ई कोलाई में डाले, और ई कोलाई ने बेटा अब इन क्लोनिंग वेक्टर्स की मल्टीपल कॉपी बनाई। और जब क्लोनिंग वेक्टर्स की मल्टीपल कॉपी बनी, उनमें जो डीएनए फ्रैगमेंट्स इनकॉर्पोरेट हुए थे उनकी भी मल्टीपल कॉपीज बनाई। सो पहला काम हमने ये किया कि हमने इंसान का डीएनए लाया जिसको हमें सीक्वेंस करना है। उसके बाद बेटा शाबाश इस पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाले, कितने फ्रैगमेंट्स बनाए बेटा? 1.5 लाख फ्रैगमेंट्स। उसके बाद इन 1.5 लाख फ्रैगमेंट्स को शाबाश किसके साथ जोड़ा? क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। वो आपको पता है कैसे करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हमने इसकी खाल खींची थी। और किस किस क्लोनिंग वेक्टर को हमने इस्तेमाल किया? BAC एंड YAC। उसके बाद बेटा इनको इंट्रोड्यूस किया ई कोलाई में, जहां पर अब इन फ्रैगमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज बनी, ताकि बेटा हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज या क्लोन्स या क्लोन इन डीएनए फ्रैगमेंट्स के क्लोन्स हमारे पास रहे, मल्टीपल कॉपीज रहे, ताकि अगर कोई कॉपी लॉस भी हो जाए हमारे पास बेटा इसके लिए मल्टीपल कॉपीज ऑलरेडी थी थ्रू क्लोनिंग। तो ये पहला पार्ट था। उसके बाद अगला पार्ट क्या था? आगे बढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला, the fragments are then sequenced using automated DNA sequencers working on the principle of Friedrich-Sanger's method। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा अब हमने जो ये 1.5 लाख फ्रैगमेंट्स लिए, इनकी हमने मल्टीपल कॉपीज भी बनाए थ्रू क्लोनिंग बाय यूजिंग बेटा क्लोनिंग वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ BAC एंड YAC। क्यों बेटा हमने ऐसा किया? क्योंकि अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आपके पास बेटा डिग्री सर्टिफिकेट है, आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट है, ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बेटा, और ये लॉस भी हो सकते हैं। तो इसलिए बेटा आप इसका फोटोस्टैट करते हो ना। अगर खुदा ना खास्ता एक कॉपी बेटा खो गई, आपके पास फोटोस्टैट कॉपी है तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी तरह साइंटिस्टों ने जब ह्यूमन डीएनए के 1.5 लाख फ्रैगमेंट्स बनाए, तो इन फ्रैगमेंट्स के मल्टीपल कॉपीज बनाए, क्योंकि अगर कोई कॉपी बेटा शाबाश किसी भी तरीके से बेटा लॉस हो जाएगी, तो आपके पास मल्टीपल कॉपीज है, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद बेटा अब जब ये 1.5 लाख कॉपीज के या 1.5 लाख फ्रैगमेंट्स के हमने मल्टीपल कॉपीज बनाए, अब हमने हर किसी फ्रैगमेंट को सीक्वेंस करना था ना।
इसकी सीक्वेंस ढूंढ निकालनी थी ना, तो आप बेटा शाबाश, हमने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया और दैट्स कॉल्ड एज सैंगर्स मेथड। बस बेटा अगर पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा बेटा खिंचेगा, तो सैंगर्स मेथड में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा। सपोज बेटा अब मुझे ये फ्रैगमेंट सीक्वेंस करना है, सो मेरे पास 1.5 लाख फ्रैगमेंट्स है, मुझे इन फ्रैगमेंट्स को सीक्वेंस करना है। मुझे पता है यहाँ एडेनिन है, यहाँ क्या होगा थाइमिन, मुझे नहीं पता है बेटा। अगर मैं एज्यूम करूंगा यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है ना बेटा, यहाँ ग्वानिन साइटोसिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ एडेनिन है, ये मुझे पता है ना बेटा। मगर बेटा मैं यहाँ पे एक ब्लाइंड अप्रोच ले रहा हूं ना, मेरे पास ये फ्रैगमेंट्स है, अब मुझे इसकी सीक्वेंस ढूंढ निकाली है ना, तो आप बेटा इन्होंने इन फ्रैगमेंट्स को सिंगल डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में लाया। तो सिंपली बेटा अल्कली डालेंगे, अल्कली डालने से ही जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंड में तब्दील हो गया। अब ये आपके पास यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। चले बेटा ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ये थाइमिन है, ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन। मैं मच पाई बेटा, मैं बेस सीक्वेंस में काटी। तो देखिए बेटा सैंगर्स मेथड में हमने क्या किया, विट पूट पचवान, ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको बेटा इसको बहुत आसान तरीके में लाऊं। अब इन्होंने बेटा नाइट्रोजनस बेसिस लाई, गौर से देखिएगा बेटा, डी ए टी पी DCTP, पता होगा बेटा आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा, शाबाश, DGTP और DTPP, डिऑक्सीएडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीगुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी बेटा शाबाश थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इन्होंने बेटा बेसिस लाई। जैसे आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन में भी आपने पढ़ा होगा बेटा शाबाश डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। सो फिर डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को लाता जाता है और बेटा डॉटर स्ट्रैंड बनता जाता है। यही तो इन्होंने किया, इन्होंने बेटा इस डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट को पहले सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट में लाया, उसके बाद क्या किया, अब बेटा 3-4 किस्म की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स लाए और उसके बाद बेटा अब डाले इस पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, इस सॉल्यूशन में डाले, इस मीडियम में डाले जहां पर आपका ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अब बेटा देखिए यहां पे क्या चालाकी की गई, जो बेटा एडेनिन था, यहां एडेनिन है ना, तो है ना बेटा यहाँ एडेनिन, अगर मैं इसको रेड कलर से लूंगा, यहाँ एडेनिन है ना, एडेनिन के साथ क्या मिलेगा, शाबाश थाइमीन, तो थाइमीन में यहां पर मिलेगा ना इसके साथ DTTP। अब बेटा इन्होंने इन नाइट्रोजन बेस को 4 डिफरेंट कलर्स में रखा। प्लीज बेटा नजर रखो, इन्होंने बेटा इसमें फ्लोरेसेंट डाइज का इस्तेमाल किया, और 4 किस्म के फ्लोरेसेंट डाइज का इस्तेमाल किया इन नाइट्रोजनस बेसिस में जो आगे जाके मिलने वाली थी इन अननोन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हमने बेटा लाए थे, जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंसान के डीएनए से लाए थे। उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए थे, 1.5 लाख टुकड़े किए, फिर उनके कॉलोनी की मल्टीपल कॉपीज बनाए, फिर इन 1.5 लाख बेटा फ्रैगमेंट्स की सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में लाए और सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म को अब ट्रीट करवाया डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। मगर जो ये बेटा शाबाश 4 किस्म की डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनमें डिफरेंट कलर्स के फ्लोरेसेंट डाइड्स रखे। सपोज थाइमीन में हमने रेड कलर का इस्तेमाल किया, रेड फ्लोरेसेंट डाई का इस्तेमाल किया, गौर से देखिएगा। उसके बाद बेटा यहां साइटोसिन है ना, तो साइटोसिन में हमने बेटा शाबाश ग्रीन कलर का, यहां पे आएगा ना ग्वानिन, यहां साइटोसिन है, यहां से क्या आएगा ग्वानिन, तो ग्वानिन में हमने बेटा ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट डाई इस्तेमाल किया। उसके बाद बेटा शाबाश यहां है ना ग्वानिन, ग्वानिन के साथ क्या मिलेगा साइटोसिन, और यहां पर मिलेगा ना बेटा साइटोसिन, तो साइटोसिन में हमने एक और कलर का इस्तेमाल किया। चले बेटा ब्लैक कलर का इस्तेमाल हम यहां पे कराएंगे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो ये आपका यहां पे आएगा CTTP। तो इसका कलर बेटा फ्लोरेसेंट डाई कौन सा हमने लिया, शाबाश ब्लैक। उसके बाद यहां थाइमीन है, मुझे पता है यहां पे क्या आएगा बेटा एडेनिन, तो यहां पे आएगा ना शब्बा बेटा डी, और इसका कलर अगर हम लेंगे, इसका कलर इन्होंने लिया ब्लू कलर में ADTP। तो बेटा और कुछ ख्याल, ये तो ना एडेनिन, तो एडनीन के साथ बेटा यहां थाइमीन मिलेगा ना, गौर से देखिएगा, एडनीन के साथ यहां पे बेटा थाइमीन मिलने वाला ना, ये मिला थाइमीन। सो DTTP आप सोचना थाइमीन, एडनीन सोचना ना थाइमीन। और उसके बाद बेटा यहां साइटोसिन है, साइटोसिन के साथ क्या मिलेगा ग्वानिन, और मिलेगा ना बेटा ग्वानिन इसके साथ। अगर मैं यहां पर इसको ठीक करने जा रहा हूं, ये है ना बेटा GTP DGTP, तो ग्वानिन मिलेगा। उसके बाद बेटा अगर हम यहां पर देखेंगे, गौर से देखिएगा, ये यहां पर है ना हमारा DCTP,
तो ये DCTP जो है ये किसके साथ मिलेगा? शाबाश, सारे बच्चे कहिएगा, ये किसके साथ मिलेगा? ग्वानिन के साथ। और यहाँ पे हमारा थाइमीन है, थाइमीन के साथ मिलेगा ना DATP, तो ये DATP इसके साथ मिला। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जो यहाँ पे इन्होंने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल किया so that they will combine with the unknown single stranded DNA fragment जिसकी सीक्वेंस हमें निकालनी है। तो इन्होंने बेटा इन सीक्वेंस या इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में 4 किस्म के डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइस इस्तेमाल किए। चला बेटा वन्यू थाइमीनस कुछ डाई थो रेड फ्लोरेसेंट डाई, ग्वानिन के साथ कौन सा डाई रखा? ग्रीन बेटा फ्लोरेसेंट डाई। शाबाश, साइटोसिन के साथ कौन सा डाई रखा? ब्लैक बेटा। शाबाश, फ्लोरेसेंट डाई फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। और एडेनिन के साथ कौन सा डाई रखा बेटा? शाबाश बेटा, ब्लू। शाबाश, यहां कौन सा डाई इन्होंने रखा? शाबाश शाबाश, सारे बोलिए, यहां पे कौन सा डाई इन्होंने रखा? ब्लू डाई, ब्लू फ्लोरेसेंट डाई। सो यमो बनाए बेटा इत पर थे वोट पुट पर याद यमो बनाए सोन कलरन हिज बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। थाइमीन का कौन सा कलर दिया? रेड, रेड फ्लोरेसेंट डाई उसके साथ रखा, टैग किया। शाबाश बेटा, ग्वानिन के साथ कौन सा टैग बेटा डाई किया? ग्रीन फ्लोरेसेंट डाई। साइटोसिन के साथ ब्लैक फ्लोरेसेंट डाई और एडेनिन के साथ ब्लू फ्लोरेसेंट डाई। विश्ता बेटा कित पोइट कोडिमो सीक्वेंस। अब बेटा कैसे इनको सीक्वेंस निकाले? यो सोरी कंप्यूटर से जुड़े, ये प्रोग्राम के जरिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए सब कुछ हो रहा था। सो यहाँ पे एडेनिन था, समझ में आ गया? जब एडेनिन यहाँ पे था, ये अननोन समझ में आ गया? इसके साथ क्या जुड़ा? थाइमीन। तो बेटा कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे रेड वेव आई। So that means कि जब रेड वेव आएगी, that means कि यहाँ पर थाइमीन जुड़ा है। और अगर अल्लाह पाक की कसम यहाँ थाइमीन जुड़ा है तो अननोन बेस जो है सच ना एडेनिन। उसके बाद बेटा जब दूसरा अब वेव आई तो दूसरी जो वेव थी शाबाश बेटा वो ग्रीन वेव थी। तो यहाँ पे बेटा अब ग्रीन वेव आई, गौर से देखिएगा बेटा, क्या दिमाग शो। तो यहाँ ग्रीन वेव कंप्यूटर पे आई और जब कंप्यूटर पे बेटा यहाँ पे ग्रीन वेव आएगी, गौर से देखिएगा, ये क्या है ना ग्रीन वेव, समझ में आ गया? सो दैट मींस कि यहाँ पे ग्वानिन जुड़ा है। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, फिर कंप्यूटर पे बेटा ब्लैक वेव आई। तो ब्लैक वेव का मतलब हुआ कि यहाँ पे साइटोसिन जुड़ा है। और फिर कंप्यूटर पे बेटा ब्लू वेव आई। तो दैट मींस कि यहाँ पर क्या जुड़ा है बेटा? एडेनिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेव, सो बेटा रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे बेटा आपके थाइमीन को, ग्रीन कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ना आपके ग्वानिन को, ब्लैक कलर आपका रिप्रेजेंट करता है ना यहाँ पे साइटोसिन को, और जो आपका बेटा ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करता है आपके एडेनिन को। तो जो कंप्यूटर पे वेव आ रही थी हम सो तरह फिक्र कि सीक्वेंस क्या छे? अननोन फ्रैगमेंट। वो क्लियर हो रहा है बेटा? सो दैट मींस कि बेटा इन्होंने क्या किया, एक जबरदस्त टेक्निक का इस्तेमाल किया, सैंगर्स मेथड, जहां पर इन्होंने बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को टैग किया विद डिफरेंट कलर्स ऑफ शाबाश फ्लोरेसेंट डाइस। थाइमीन को टैग किया विद रेड फ्लोरेसेंट डाई। फॉर द सेक मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं, मुझे ना जरूरी बेटा कलर सेकंड डिफरेंट कैसे। अब मैंने यहां पे आपको समझाया। तो थाइमीन को टैग किया किससे बेटा? रेड कलर से, फ्लोरेसेंट डाई से। ग्वानिन को ग्रीन फ्लोरेसेंट डाई से टैग किया, साइटोसिन को ब्लैक फ्लोरेसेंट डाई से टैग किया और एडेनिन को ब्लू बेटा कलर से। और उसके बाद कंप्यूटर मॉनिटर पे आप देख रहे थे रेड कलर आ रहा था तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा था कि यहां थाइमीन बेस आई। जब ग्रीन कलर की वेव आ रही थी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा था कि यहां ग्वानिन आया। जब ब्लैक कलर की वेव आई तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा था यहां शब्बा बेटा साइटोसिन आया। और जब ब्लू वेव आ रही थी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा था यहां एडेनिन आया। तो इसकी वजह से बेटा हमने अननोन फ्रैगमेंट की सीक्वेंस यहां निकाली ना। अगर मैं यहां पर बेटा अब इसको क्लियर करूंगा, जरा गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से बेटा ये सारा समझ में आए। एक मिनट बेटा मैं इसको पहले इरेज करूं, कर इरेज, जैसे इरेज, एक मिनट गैस ने इरेज की, एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं इसको इरेज करूंगा। एक मिनट इरेज हो रहा, मैं अच्छी तरह से इसको और समझाऊंगा, घबराओ नहीं। मुझे पता है बेटा ये टफ पार्ट है, मैंने इसको बहुत ज्यादा क्रूड फॉर्म में आपके सामने लाया, क्योंकि अगर बेटा रिफाइंड फॉर्म में लाएंगे तो फिर तो परेशानी उठेगी। अब देखिए बेटा गौर से, यहां पर सपोज मुझे इस डीएनए के फ्रैगमेंट की सीक्वेंस देखनी, ये मेरे पास एक डीएनए का फ्रैगमेंट है। प्लीज बेटा नजर रखिएगा, बना नजर बराबर रखिएगा। ये डीएनए का फ्रैगमेंट है 5-3-3-5। मुझे इसकी सीक्वेंस ढूंढ निकाली। डीएनए पाने में ऐसा सीक्वेंस ये
ये आंखों से दिखता ही नहीं, तो सीक्वेंस का कैसे पता चलेगा? अब सपोज यहां एडेनिन है, यहां क्या होगा? थाइमीन। प्लीज बेटा नजर रखिएगा, यहां साइटोसिन है, यहां क्या होगा? ग्वानिन। यहां बेटा थाइमीन है, यहां क्या होगा? एडेनिन। यहां शाबाश बेटा आपका ग्वानिन है, यहां क्या होगा? साइटोसिन। ये आपको पता है, सो ऑन एंड सो ऑन। मगर अब मुझे इसकी सीक्वेंस ढूंढ निकालिए सैंगर्स मेथड से। मुझे इसको पहले जरूरी डबल स्ट्रैंड से किसमें लाना है बेटा? सिंगल स्ट्रैंड। तो मैं अब इसको काट रहा हूं बेटा विद अल्कली, सिंपली बाय अल्कली। तो बेटा ये अब डबल स्ट्रैंड से क्या बना? सिंगल स्ट्रैंड। अब चाहे आप इस स्ट्रैंड को ले लो 3-5 को या 5-3 को, आपको रिजल्ट सेम आने वाले हैं ना, बिकॉज ऑफ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो अब बेटा सपोज मैं इसके एक फ्रैगमेंट को लूंगा और उसी पे अब मैं देखूंगा कि इसकी सीक्वेंस क्या है। सपोज ये 5-3 है, तो उसके बाद बेटा यहां एडेनिन है, यहां साइटोसिन है, यहां थाइमीन है, यहां ग्वानिन। मुझे नहीं पता है बेटा, मैं मत छुपाई हमारे में सैंगर मेथड आई तस क्या कैश। अब मैं बेटा क्या कर रहा हूं? अब मैं बेटा 4 किस्म की डिऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ला रहा हूं, और 4 किस्म की डिऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मुझे यहां पे जो जरूरत है, सबसे पहले डिऑक्सी, समझ में आ गया? एटीपी, डिऑक्सी जीटीपी, डिऑक्सी सीटीपी, डिऑक्सी टीटीपी। मगर बेटा एक चालाकी मैं कर रहा हूं यहां पे, जो एडेनिन है इसके साथ बेटा मैं रेड कलर टैग कर रहा हूं, फ्लोरेसेंट डाई। उसके बाद शाबा बेटा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट चल रहा है, अगर बेटा अब ग्वानिन है इसके साथ में ग्रीन कलर टैग कर रहा हूं। अब जब साइटोसिन है इसके साथ बेटा मैं ब्लू कलर डाई कर रहा हूं, स्टे बेटा टैग कर रहा हूं। और थाइमीन जो है इसके साथ बेटा लेट इट बी, कोई कलर लीजिएगा जो आपकी मर्जी का होगा। तो चले इसके साथ में ब्राउन कलर टैग कर रहा हूं। आप देखिए बेटा ये अननोन बेस है ना मेरे पास, ये अननोन सीक्वेंस है ना मेरे पास, दिस वन, दिस इज अननोन, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। आप देखिए बेटा जब हम इसको शाबा बेटा एक मीडिया में डालेंगे, और ये सारा कंप्यूटर के साथ बेटा जुड़ा है, सारा सिस्टम बेटा कंप्यूटर के साथ जुड़ा है। कंप्यूटर बेटा सारा बता रहा है कहां पे क्या क्या है। अब यहां पर ये अननोन सीक्वेंस मेरे पास है, ये तशना एडेनिन अत एडेनिन ना बेटा शाबा डी टी टी पी, और मिलेगा ना बेटा। और जब ये DTTP मिलेगा, क्योंकि एडेनिन हमेशा किसके साथ मिलता है? थाइमीन। अल्लाह पाक की कसम आपके कंप्यूटर पे ऐसे ब्राउन वेव आएगी, दैट मींस कि अगर ब्राउन वेव आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रही है, दैट मींस कि इस लोकेशन पे थाइमीन जुड़ा है। अगर थाइमीन इस लोकेशन पे जुड़ा है, या पर ऑटोमेटिकली एडेनिन तो ना ऑटोमेटिकली फिगर, अगर थाइमीन वेव आए योर जरूरी एडेनिन। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप पे क्या होगा? यहां साइटोसिन है, यहां पर मिलेगा ना शाबा DGTP। और DGTP जो है DGTP जो है इसको किस कलर से हमने टैग किया? ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की वेव आएगी। उसके बाद बेटा यहाँ थाइमीन है, यहाँ पे अब डी, यहाँ क्या जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा बेटा शाबाश आपका DATP। और DATP हमने किससे टैग किया? रेड कलर से, तो यहाँ रेड कलर की वेव आएगी। सो ये वेव रिप्रेजेंट करती है थाइमीन, ये वेव रिप्रेजेंट करती है ग्वानिन, ये रिप्रेजेंट वेव करती है एडेनिन। उसके बाद यहाँ ग्वानिन है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा ना बेटा साइटोसिन। तो दैट मींस यहाँ पर आएगा डी, सॉरी इसको मैं इसी कलर से लिखूंगा, DCTP। तो जब यहाँ DCTP आएगा, तो DCTP के आने से यहाँ पर बेटा विल्यू वेव एग्जिबिट हो जाएगी। तो ये आपका साइटोसिन है। गो बेटा ये तसाव ना एडेनिन, अगर ये तस एडेनिन आता कॉम्प्लीमेंट्री भी है जरूरी ए। और अगर यहाँ ग्वानिन आया, इसकी कंप्लीमेंट्री बेस जरूरी होगी ना साइटोसिन। और अगर यहाँ एडेनिन आया, इसकी कंप्लीमेंट्री बेस जरूरी होगी ना थाइमीन। और अगर यहाँ साइटोसिन आया, इसकी कंप्लीमेंट्री बेस जरूरी होगी ना ग्वानिन। आए ना ऐसे डीएनए सीक्वेंस नजर। सो यहाँ पर जो अननोन सीक्वेंस थी वो है ना ACTG। इसी तरह बेटा हमने हर किसी फ्रैगमेंट की सीक्वेंस निकाली सैंगर मेथड से। तो उसके बाद क्या किया? स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू अरेंज टू अलाइन द DNA सीक्वेंस बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। Subsequently, the sequence are annotated and assigned to each chromosome using information related to restriction endonuclease, recognition sites, and repeated to DNA or satellite DNA. तो बेटा ये आपको इतना याद नहीं रखना है, आप इतना ही याद रखो कि सैंगर मेथड से हम इन सीक्वेंसेस को ढूंढ निकाला। फिर उसके बाद इन सीक्वेंसेस को हमने मिलाया, और एक डीएनए क्रोमोसोम नंबर 1 का जो डीएनए है उसमें सीक्वेंस क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2 के डीएनए की सीक्वेंस क्या है, 3 की, 4 की, इस पर सो ऑन एंड सो ऑन अप टू 23 क्रोमोसोम तक हमने डीएनए की सीक्वेंस निकाली।
ढूंढ निकाली। तो इसका जो मेन पॉइंट था वो यही था कि सैंगर मेथड कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हो बेटा आपको पता चला कि सैंगर मेथड से कैसे हम किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट की सीक्वेंस को ढूंढ सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेटा टैग्ड नाइट्रोजनस बेसिस लेनी पड़ती है जिनमें हमने जो बेटा फ्लोरेसेंट डाइज का इस्तेमाल किया होता है, और उसके बाद कंप्यूटर हमें वेव के तौर पे दिखाता है कि यहाँ पे इस कलर की वेव आ गई, तो दैट मींस कि यहाँ पर थाइमीन आया, ग्वानिन आया, एडेनिन आया, साइटोसिन आया। तो नॉर्मली जो बेटा अननोन डीएनए फ्रैगमेंट था उसकी सीक्वेंस आएगी ना ACTG। चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्द। बाकी जो एड का पॉइंट है ये मत याद रखिएगा, ये परेशानी आपको उठाएगा। तो बस बेटा जितना बोला जा रहा है उतना ही बेटा आप याद रखिएगा। तो चले बेटा नेक्स्ट। कर बंद, एक मिनट बेटा। कर बंद, एक मिनट। चले बेटा नेक्स्ट डायग्राम की ओर आप देखिएगा। यहां पर अब मैंने बेटा इसको पूरी तरह से शाबाश एज सच आपके सामने लाया। कैसे सब कुछ हो जाता है प्लीज बेटा नजर रखिएगा। ये देखते हो बेटा डिफरेंट कलर्स की वेव्स आ रही है। सो अगर बेटा यहां पर हम देखेंगे DTTP को किस कलर से हमने रखा है, रेड। उसके बाद DCTP को किससे बेटा, ब्लू। DATP को ग्रीन, और बेटा GTP को किससे हमने रखा है बेटा, शाबाश पिंक कलर से। तो देखिए बेटा डिफरेंट वेव्स आ रही है। कंप्यूटर के साथ बेटा ये जुड़े हैं, तो लेजर बीम के जरिए डिटेक्ट करता है कि किस कलर की वेव आ रही है, तो उसी से हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी शाबाश यहां पर सीक्वेंस हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी बेटा। अगला ये आप और देख सकते हैं यहां पर। सो जो जो सीक्वेंस आ रही है उसका यहां पे बेटा शाबाश आ रहा है ना वेव। तो इसी वेव से हमें पता चलता है कि यहाँ पे किस किस किस्म की सीक्वेंस आई। तो ये था बेटा आपका सैंगर्स मेथड। तो चलिए आगे बढ़िएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। यहां पर भी सैंगर मेथड के जरिए आपको कंप्यूटर पे पता चलेगा कि कंप्यूटर वेव पे ही डिटेक्ट करता है कि ये एडेनिन है, थाइमीन है, और उसी तरह से सीक्वेंस बनाता जा रहा है। अगला सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन भी बेटा आ सकता है कि सेलिएंट फीचर्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या है। ये बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप डायरेक्टली बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, तो इसी तरह बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इसी तरह बेटा आप इसको लिखेंगे उस टाइम। तो चले बेटा देयर आर 316। अब हमें इसमें क्या क्या पता चला, क्या क्या अब हमें पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। देयर आर 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन द ह्यूमन जीनोम। ये पहला पॉइंट है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें क्या क्या पता चला, ये पहला पॉइंट था। एन एवरेज जीन हैज 300 bases, 3000 bases. However, size vary greatly, with the largest human gene being dystrophin that has 2.4 million bases. ये मैंने बोला था बेटा, अगर हम एवरेज जीन जनरल जीन्स लेंगे उनके में जो बेसिस होती है वो कितनी होती है बेटा, 3000 बेसिस। मगर एक जीन हमारी बेटा शाबाश क्रोमोसोम्स में है। ये बोला था मैंने, एक्स क्रोमोसोम पे डिस्ट्रोफिन जीन होता है, ये सबसे बड़ा जीन हमारा होता है, और इसके पास 2.4 मिलियन बेसिस है। The original estimate of the number of genes was 80,000 to 1,40,000। टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। सो पहले पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि इंसान के पास 80,000 से एक बेटा 1,40,000 जीन्स है। मगर उसके बाद जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को देखा गया, जब हमने बेटा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के जरिए देखा, हमें मिला कि खाली 30,000 जीन्स होते हैं इंसान। and about 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर सेम इन ऑल पीपल। जो मैंने आपको कल कहा था, क्योंकि वेरिएशन खाली कितनी है बेटा, 0.1%। for our 50% of the discovered gene, the functions are unknown। बेटा जितने भी जीन्स आज तक हमने डिस्कवर किए, अभी 50% जीन्स के फंक्शंस हमें पता नहीं है। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स। ओवरऑल अगर हम पूरा जीन बेटा डीएनए स्टडी करेंगे, खाली 2% जीनोम ऐसा है जो बेटा कोड करता है किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए। रिपीटेड सीक्वेंस फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जैसे मैंने कल कहा था कि रिपीटेड सीक्वेंस में एक हिस्सा भी आता है, दैट इज सैटेलाइट डीएनए, जिसमें मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट है। ये भी जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। Structures of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times, are repetitive sequences. Although they don't code for proteins, they shed light on chromosome structure, evolution and dynamics। मैंने कहा था कि जो बेटा repetitive DNA, satellite DNA especially,
इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा हमें समझाते हैं कि इंसान में कैसे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, कैसे चेंजेस आई, जिसकी वजह से बेटा क्योंकि इसका पॉलीमॉर्फिज्म मेंटेन रहता है ना, ये चलता है ना पीढ़ी दर पीढ़ी, अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। तो इसलिए बेटा इससे हमें एवोल्यूशन के मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। उसके बाद अगला इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला, क्रोमोसोम नंबर 1 हैज द मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स। सो क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज्यादा जीन्स आपको मिलते हैं। कितने हैं बेटा? 2968। एंड क्रोमोसोम वाई हैज लीस्ट 231 जीन्स। ये मैंने बोला था बेटा आपको, एटलीस्ट क्रोमोसोम और वाई का तो मैंने बोला था आपको। HGP has identified 1.4 million locations with single base DNA differences. That's called a single nucleotide polymorphism, pronounced as SNPs in humans. This information will revolutionize the identification of disease associated with sequences and tracing of human history. बेटा अगर हम देखेंगे लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस, लगभग 14 लाख लोकेशंस हमारे डीएनए में है, जहां पर एक सिंगल बेस की शब्बा बेटा डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट बेटा बिटवीन डीएनए ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स। एक जगह बेटा डिफरेंस है, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। आगो बेटा पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस आई होंगी, मगर अगर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आ रही है और ये वेरी कर रहा है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इसको हम कहते हैं बेटा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये बेटा आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जिस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी खत्म हुआ। तो बेटा मेहरबानी